Hello everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal, and this is the video number 1 for bank audit. So for bank audit what I will do is मैं topic wise video prepare कर दूँगी, तो उससे आपको जिस भी topic में problem है, so for that topic you can go and just listen that. तो फ़िलहाल हम लोग टॉपिक नंबर 1 करते हैं. इसमें जो हमारा मेन जो कंटेंट दैट यू हैव टू लर्न वो मैं बता देती हूँ. ये वाला है स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन अराइजिंग द ऑडिट ऑफ बैंक्स बिकॉज ऑफ. तो ये बेसिकली क्या है ना कि ऑडिट क्यों करवाना है हमें बैंक का, तो क्या ऐसी कंसिडरेशंस हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बैंक में ऑडिट कराने की नौबत आ गई. तो ये क्वेश्चन आपको और भी कई तरह से पूछ सकता है दैट व्हाट इज़ द नीड फॉर बैंक ऑडिट और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक ऑडिट. तो वहाँ पे यू हैव टू राइट द सिचुएशंस, द सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ विच बैंक ऑडिट इज़ नेसेसरी. तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं. तो ये मैं आपको बारी बारी से एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो फर्स्ट इज़ द पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शंस अंडरटेकिंग, then your scale of banking operations and the resultant significant exposures, then extensive dependence on IT, effect of a statutory and regulatory requirement, and continuous development of new products. सो बेसिकली आप इसको एक निमोनिक से लर्न कर सकते हो. मैं आपको निमोनिक बता देती हूँ इसका. सो द निमोनिक फॉर दिस कैन बी DSR in bank. DSR in bank. Now what is D? D is the development of new products and services in banking practices which may not be matched by the concurrent development of accounting principles in accounting practices. अब क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ गए हैं बैंकिंग प्रैक्टिसेस में, बैंकिंग की सर्विसेज में कंटिन्यूसली डेवलपमेंट आ रहे हैं, लेकिन हमको साथ में ये भी इंश्योर करना है कि वो डेवलपमेंट जो आ रहे हैं सर्विसेज में वो तो ठीक है, बट वो जो कॉन्करेंट डेवलपमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस का है उसके साथ में इनलाइंड हो, उससे हटके ना हो. मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ अगेंस्ट एनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या ऑडिटिंग प्रैक्टिस के अगेंस्ट जा रही हो. तो दिस यू हैव टू मेक श्योर. तो उसके लिए ये चीज़ चेक करानी है कि या क्या जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं, क्या जो बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं वो इनलाइंड हैं या नहीं है अकाउंटिंग और ऑडिट के साथ में. उसके लिए आपको एक ऑडिटर तो चाहिए. तो एक रीज़न इसका ये हो गया कि क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रहा है बैंक की सर्विसेज में और प्रोडक्ट्स में, और दिस यू हैव टू चेक कि वो इनलाइन है या नहीं है. तो एक आपका ये पॉइंट हो सकता है कि इसलिए आपको एक ऑडिटर चाहिए जो आपको ये बता सके कि आपका जो भी डेवलपमेंट है दैट इज़ मैच्ड विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस. ओके. देन नंबर 2 पॉइंट इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस. अब बैंक में जो स्केल है ऑपरेशंस का वो क्या है, एंड द रिजल्टेंट सिग्निफिकेंट एक्सपोजर्स विच कैन अराइज विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बैंक का जो स्केल है, जो काम करने का है, वो काफ़ी बड़ा है. तो उससे क्या हो सकता है ना, उससे क्योंकि बैंक एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल कंपोनेंट है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का पूरा. तो इसकी क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा बड़े हैं और इतना सा भी इसके अंदर कुछ भी चेंज होता है तो वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट कर सकता है. बहुत ही कम टाइम में बहुत लोगों को वो इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि बैंक कितनी सारी चीज़ें करता है. बैंक इन्वेस्टमेंट करता है, बैंक लोन देता है, बैंक बहुत सारे फंक्शंस करता है. मैं यहाँ बैंक के फंक्शंस डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन इसका एक तो स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारे लोग इससे एसोसिएटेड होते हैं, एंड इसका जो भी रिजल्टेंट इफेक्ट होता है वो बहुत जल्दी फैलता है क्योंकि इतने सारे लोगों से एसोसिएटेड होता है. तो कुछ भी लूप होल है तो उससे बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं. तो इसलिए भी एक रीज़न है इसका स्केल ऑफ ऑपरेशन. सो एज फॉर स्केल ऑफ ऑपरेशन, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंडिंग भी ले रहे हो, क्योंकि निमोनिक्स जो है वो आपको हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये निमोनिक ही याद नहीं आया तो how you will write. So that is why along with the learning the mnemonic just try to remember the points also, क्योंकि हो सकता है कि आपको निमोनिक ही याद ना आए तो फिर ऐसा तो नहीं क्वेश्चन छोड़ कर आओगे. So along with the mnemonic try to understand the concept as well. Okay. Then R जो है, R किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिस्क की. अब जो पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क है एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शन. तो बैंक में क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें रिस्क हो सकता है कि वो जैसे
अगर हम इन जनरल टर्म्स में ही बात करें, लोन ले रहा है कोई, बहुत ह्यूज अमाउंट का लोन ले रहा है, ये जैसे आपने नीरव मोदी और ये सारे केसेस तो सुन ही रखे हैं। तो इन सारे केसेस में क्या हुआ था, ट्रांजेक्शन्स जो उन लोगों ने करे थे उसमें कहीं ना कहीं उसके वेरिफिकेशन में लूप होल था, उसके डिटेक्शन में लूप होल था। तो वो जो था वो एक रिस्क एसोसिएटेड था जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाया था। तो ये रिस्क जिससे डिटेक्ट हो जाए कि इस ट्रांजैक्शन में क्या रिस्क है, क्या हमने अपनी तरफ से, ऐसा तो नहीं है बैंक्स ने कोई मतलब गलती छोड़ दी है या कोई कमी छोड़ दी है या बैंक डिटेक्ट नहीं कर पा रही है उस रिस्क को। तो बैंक अगर डिटेक्ट नहीं कर पा रही है तो ऑडिटर को अपनी तरफ से पूरी एश्योरेंस लेनी है, वो अपनी पूरी हद तक जाएगा कि वो उस ट्रांजेक्शन की रिस्क को डिटेक्ट कर सके। तो क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है उसमें नेचर उसका ऐसा है कि रिस्क उसके संग एसोसिएटेड है, इसके लिए भी आपको एक थर्ड पर्सन चाहिए जो आके आपको बता सके। ओके, लेकिन इसमें भी वही चीज़ है कि कोई भी ऑडिट आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देगा आपको, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस मिल सकती है। फिर उसके बाद में इनका क्या मतलब हुआ, इनका मतलब आपका हुआ योर आईटी। ठीक है, इनका मतलब हुआ आईटी। तो एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन आईटी टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन्स। जो बैंक्स हैं अब उन लोगों ने भी सब फिनाकल वगैरह लगा लिए, सारे आपके क्या है आईटी बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि आईटी बेस्ड हो गया है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक थर्ड पार्टी, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम हो गया है, तो इसलिए एक थर्ड पार्टी आए और चेक करे कि क्या जो हमारे आईटी सिस्टम्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद में आपका जो दूसरा है वो है आपका ये वाला जो एस था ये एक्चुअली स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी के लिए था, और ये जो बैंक है ये स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन के लिए था। तो ये मेरे से थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया। सो स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन जो है वो बैंक से आप याद कर लेना, और स्टैट्यूटरी एस से है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो जो स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से भी अब ज़रूरी ये हो गया है कि बैंक्स को ऑडिट करवाना चाहिए। तो क्या क्या ऐसे कंसिडरेशन है जिसकी वजह से बैंक को ऑडिट कराना चाहिए, डीएसआर इन बैंक। D is for development of new products. Are they aligned with the accounting principles and auditing practices? S is for statutory and regulatory requirement. R is for risk associated in bank. इन से हुआ IT, क्योंकि IT का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है ट्रांजेक्शन्स में, एंड बैंक इज़ फॉर बैंकिंग ऑपरेशंस का स्केल बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, सो दिस इज़ योर टॉपिक नंबर 1। एक चीज़ उन्होंने यहाँ और दी है, इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूसिंग सर्विसेज थ्रू नेट बैंकिंग एंड मोबाइल्स हैज़ ऑल्सो एक्सपोज बैंक टू ह्यूज ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो जिससे कि नेट बैंकिंग वगैरह क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई, मोबाइल बैंकिंग बहुत ज़्यादा आपकी यूज़ में आ गई है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है ना, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा रिस्क आ गई है। तो क्योंकि जिससे रिस्क डिटेक्ट हो सके उसके लिए यू हैव टू मीन्स कॉल फॉर द ऑडिट। फिर उसके बाद में ऑडिटर जो है वो कुछ इफेक्ट्स को सारे के सारे अपने कंसीडर करता है और उस अकॉर्डिंग ये ऑडिट अप्रोच बनाता है। फिर 2 टाइप के ऑडिटर होते हैं, एक आपके होते हैं ब्रांच ऑडिटर और एक आपके होते हैं स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। तो ये बोला गया है कि इनको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि बैंक क्या प्रोडक्ट्स दे रहा है, क्या उसके संग रिस्क एसोसिएटेड है, एंड इसके अकॉर्डिंग ये फिर वो क्या करें, वो ऑडिट करें। तो ये आपका यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये इतना ही है कि क्या जो कंसिडरेशन है मतलब क्यों कराना है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑडिट इन बैंक्स। सो आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर, एंड हम लोग अब टॉपिक नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ओके।